अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रीडर्स। आज हम जागीरे जानम का सेकंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, तो चलो नाउ स्टार्ट करते हैं। सर, ये रूम हमारी बेस्ट सर्विसेज में से एक है। मुझे यकीन है आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। आपको यहाँ पर कोई मसला हो या किसी किस्म की कोई भी शिकायत हो तो प्लीज़ हमें ज़रूर बताइएगा। हम आपको अपनी बेहतरीन सर्विसेज देना चाहते हैं। मैनेजर खुद ही इसे होटल रूम तक छोड़ने आया था। हाँ ठीक है, जो भी है बाद में देखा जाएगा। फ़िलहाल जाओ, यहाँ से मुझे आराम करना है, वो काफ़ी रूड लहजे में बोला। तो मैनेजर बिना बुरा माने मुस्कुराता हुआ हाँ में सर हिलाता हुआ वहाँ से निकलता चला गया। ऐसे अमीर लोगों और इनकी बिगड़ी हुई औलादों की वजह से ही तो इनके होटल्स चलते थे, और उनके साथ किसी किस्म की बदतमीजी करके वो अपनी रोटी ही पर लात नहीं मार सकता था। यही वजह थी कि इसका यूं बात करना भी से बुरा नहीं लगा था, बल्कि इस चीज़ को वो अमीरों का स्टाइल कहना ज़्यादा बेहतर था। अभी इसने अपने सामान में से एक आरामदार सूट निकाला ही था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। इस वक्त कौन आ गया था? इस वक्त किसी का आना इसे सख्त गुस्सा दिला गया था, जबकि वो कह चुका था इसे कोई डिस्टर्ब ना करे। तो इस तरह डिस्टर्ब करने का क्या मकसद था? इसने आगे बढ़ते ही जैसे ही गुस्से से दरवाज़ा खोला, सामने ही अपने बचपन के दोस्त इमरान को खड़ा पाया। इमरान को सामने पाते ही इसके चेहरे की सारी बेइज्जती कहीं दूर जा सोई थी। वो मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा और इसे अपने सीने से लगा लिया। इमरान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है मुझे तुम्हें देखकर कितनी ज़्यादा खुशी हुई है। वो सच में इसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। इमरान स्कूल के ज़माने में इसके साथ था, फिर जब वो हमेशा के लिए यहाँ से चला गया तब भी इमरान ने इसका साथ नहीं छोड़ा था, बल्कि वो खुद अपनी स्टडीज़ के लिए अमेरिका चला गया था। इसका बचपन का साथ जवानी का साथ भी रहा, और अब कुछ अरसे पहले ही इमरान वापस पाकिस्तान आया था, और आज इनकी मुलाकात तकरीबन 2-2.5 साल बाद हो रही थी। इसके साथ ही इमरान कमरे के अंदर दाखिल हुआ। यार, मैं तो यहाँ पर अपने एक दोस्त की इंगेजमेंट पार्टी में आया था, लेकिन तुम्हें अंदर दाखिल होते देखा तो मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए तुम्हारे पीछे आ गया। मैनेजर तो कह रहा था कि तुम्हें हरगिज़ डिस्टर्ब ना किया जाए, मगर वो इमरान ही क्या जो डिस्टर्ब ना करे। वो आराम से इसके बेड पर लेटते हुए बोला तो दिलावर मुस्कुरा दिया। बहुत अच्छा किया जो तुम आ गए। सच कहूँ तो तुम्हें देखते ही मेरी सारी थकावट दूर हो गई। बहुत मिस कर रहा था यार तुमको। मैंने सोच लिया था कि इस बार जब पाकिस्तान आऊँगा तो तुमसे ज़रूर मिलूँगा। यार, तंग आ गया हूँ मैं इन मुनाफिक लोगों से। किसी से बात करने का दिल नहीं चाहता, लेकिन अब तुम आ गए हो ना तो शुक्र है, ये चंद दिन सुकून से गुजरेंगे। 15 दिन यहीं पाकिस्तान में रहने वाला हूँ, इसके बाद ही वापस जाऊंगा। थोड़ा फ्री टाइम चाहता हूँ, थोड़ा वक्त अपने साथ भी गुजारना चाहता हूँ। बहुत ज़्यादा गुम कर लिया है मैंने अपने आप को कामों में। ये 15 दिन सिर्फ मैं अपने आप को देना चाहता हूँ, इसीलिए पाकिस्तान चला आया। बहुत अच्छा किया तुमने, बल्कि मैं तो कहता हूँ तुमने ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन फैसला किया है, क्योंकि तुम्हारे दोस्त की शादी होने वाली है इन 15 दिनों में, और मैं तुम्हें इन्वाइट करने के लिए तुम्हें फ़ोन भी करने वाला था कि आज ही तुम्हारे घर से तुम्हारा नंबर भी लिया। तुम्हारे बाबा ने बताया मुझे तुम काफ़ी ज़्यादा मसरूफ़ रहने लगे हो, यहाँ तक कि इनसे मिलने का भी टाइम नहीं होता तुम्हारे पास। लेकिन मैंने इन्हें कह दिया कि मेरे लिए तुम्हारे पास यकीनन वक्त होगा। वैसे मैंने कुछ ज़्यादा तो नहीं बोल दिया ना? इसने देखते हुए सवाल करने लगा। नहीं, हरगिज़ नहीं मेरी जान, तुम्हारे लिए सच में मेरे पास बहुत वक्त है। अगर मुझे पहले पता होता तुम्हारी शादी होने वाली है तो मैं तुम्हारे लिए कोई अच्छा सा गिफ्ट लाता। खैर, अब भी लेट नहीं हुआ, मैं तुम्हारी शादी का गिफ्ट यहीं से ले लूँगा, और मैं तुम्हारी शादी खूब इंजॉय करूँगा। वैसे इन 15 दिनों में एक और बहुत ज़रूरी काम करने वाला हूँ, हो सकता है तुम्हारा दोस्त भी सिंगल ना रहे। उसे देखते हुए इसी अंदाज में बोला कि इमरान को झटका लगा। वो बेड से उछल कर सीधा सामने खड़ा हो गया। क्या मतलब, तुम शादी करने वाले हो? मुझे यकीन नहीं आ रहा। देखो, ये कोई मजाक तो नहीं है ना? मैं बिल्कुल भी किसी मजाक के मूड में नहीं हूँ। प्लीज़ मुझे बताओ, क्या सच में शादी करने वाले हो? वो उसके सामने खड़ा बेयकीनी से सवाल कर रहा था, जबकि इसके मुसलसल सवाल करने पर दिलावर कहकर गा उठा। हाँ, सच में मैं शादी करने वाला हूँ, बल्कि मैं पाकिस्तान आया ही इसी नीयत से हूँ कि शादी करके वापस जाऊँगा, बल्कि अपनी बीवी को भी अपने साथ लेकर जाऊँगा। वो उसे यकीन दिलाते हुए इसकी छोड़ी हुई जगह पर बैठा और इसका हाथ थामकर इसे पीछे की जानिब खींच लिया। क्या मतलब जाने वाला हूँ? क्या शादी के बाद तुम यहाँ नहीं रहोगे? और लड़की कौन है? सब कुछ बताओ मुझे। तुमने तो मुझे अच्छा खासा एक्साइटेड कर दिया है। मैं बहुत खुश हूँ। इसके पास बैठते हुए मुसलसल सवाल किए जा रहा था। मेरी पुप्पो की बेटी है, और मेरी पुप्पो ने फोत होने से पहले मुझे अपनी आखिरी ख्वाहिश बताई थी, और उनकी आखिरी ख्वाहिश यही थी कि वो मेरी दुल्हन बने, और मैं आ गया उसे अपनी दुल्हन बनाने के लिए।
कल 18 साल की होने जा रही है, तो सोचा अपनी अमानत भी लेकर जाऊं अपने साथ। 18 साल, सिर्फ 18 साल, बहुत छोटी नहीं है क्या? तुमसे खैर कोई बात नहीं, तुम्हारे पप्पा ने सोच समझ कर ही फैसला लिया होगा। लेकिन तुम अभी इससे शादी करना चाहते हो, मेरा मतलब है इतनी जल्दी? अभी तो मेरे ख्याल में वो अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर रही होगी। क्या इसकी फैमिली इसके लिए तैयार है? इसकी फैमिली कौन होती है तैयार होने वाली या ना होने वाली? मेरे फूफो ने फैसला किया है और इस फैसले पर कायम रहना होगा। सबको मुझे फ़र्क नहीं पड़ता इसकी पढ़ाई मुकम्मल है या नहीं, लेकिन इतना जानता हूँ कि कल से इसे किसी और के नाम की अंगूठी पहनाने का फैसला किया जा रहा है और दिलावर शाह अपनी मांग किसी दूसरे को हरगिज़ नहीं देता। वो मेरी है, सिर्फ मेरी और सिर्फ मेरी। इसका बाप मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है और उसे लगता है कि मैं इसे यहाँ ऐसा करने दूंगा। अगर किसी ने मेरी शाम की तरफ गंदी नज़र भी उठाई तो इसका नाम दुनिया से मिटा दूंगा। जो मेरा है वो सिर्फ मेरा है। मैं अपनी शाम की तरफ किसी को आंख उठाने की भी इजाज़त नहीं दूंगा। वो डॉक्टर से ये गलत फहमी हो गई है कि मैं इसे हम दोनों के बीच आने दूंगा। वो तनफ़्फ़ुर से सर हिलाते हुए मुस्कुराया। इसे तो मैं बताऊंगा कि जागीरदार दिलावर शाह क्या है और क्या कर सकता है। मुझे यकीन है अभी तक वो मेरे बारे में कुछ नहीं जानता, लेकिन अब वक्त आ गया है कि वो दिलावर शाह की ज़ात से वाक़फ़ियत हासिल कर ले, ताकि इसे अंदाज़ा हो जाए कि इसने अनजाने में किससे पंगा ले लिया है। वो इसके साथ साथ जहांगीर शाह को भी अपना असल रूप दिखाने का वक्त आ गया है। अब इसे पता चल जाएगा कि जागीरदार की जागीर किसी और को देने से क्या होता है। वो अपनी धुन में बोले जा रहा था, जबकि इसके लहजे में अजीब सा जुनून महसूस करके इमरान भी परेशान हो गया। वो इमरान का बचपन का दोस्त था जिससे वो मोहब्बत करता था, लेकिन जिस रास्ते वो जा रहा था वो बहुत गलत था। इसने यही सोचा था कि वो सिकंदर शाह को इसके ख़तरनाक इरादों के बारे में बता देगा, लेकिन इसके बाद वो अपने दोस्त के सामने नज़र उठाने के काबिल नहीं रहेगा। वो जानता था दिलावर अपने बाप को ज़्यादा पसंद नहीं करता और ना ही अपनी ज़िंदगी में से कोई अहमियत देता है, लेकिन फिर भी वो नहीं चाहता था कि दिलावर कुछ भी गलत करे। क्या सोच रहे हो? कहीं तुम्हारे दिमाग में ये बात तो नहीं आ रही कि मेरे इरादों की खबर मेरे बाप को दोगे? ना जाने कैसे इसके परेशान चेहरे को देखकर वो इसकी सोच पड़ चुका था। इमरान ने घबराकर फौरन सारा हाँ में हिला दिया। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा बाप भी जानता है कि मैं अपनी ज़िंदगी में किस लड़की को शामिल करूँगा। मैं जानता हूँ इन्हें मेरा ये फ़ैसला पसंद नहीं आएगा, लेकिन मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे लिए मेरा फ़ैसला अहम है, किसी की सोच या पसंद नहीं। ये मेरा फ़ैसला है कि मेरी ज़िंदगी में शामिल होने वाली लड़की जहांगीर शाह की बेटी होगी तो होगी। ये मेरा यही फ़ैसला कोई बदल नहीं सकता। बेशक अगर तुम इन्हें कुछ बताना चाहते हो तो बता सकते हो। ये मत सोचना कि मेरी और तुम्हारी दोस्ती पर किसी किस्म का हर्फ आएगा। मैं इसको तुम्हारी तरफ से अपने लिए मोहब्बत समझकर कबूल कर लूँगा। वो बिल्कुल रिलैक्स अंदाज में कहने लगा। नहीं, ऐसी हरकत बात नहीं है दिलावर, मैं ये बात किसी को नहीं बताने वाला। मैं तो बस ये सोच रहा था कि कहीं तुम किसी मुसीबत में ना फंस जाओ। वैसे भी यह चीज़ तुम्हारे लिए मसला बन सकती है और तुम इस लड़की को भी नहीं जानते। ना जाने वो कैसी होगी। हो सकता है वो लड़की इस इंसान से मोहब्बत करती हो जिसके साथ इसकी मंगनी हो रही है। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता इमरान, मुझे बस इस बात से फ़र्क पड़ता है कि वो मेरी है और मेरी अमानत, मेरी मांग है और मैं इसे छोड़ नहीं सकता, चाहे मैं इसके लिए कुछ भी क्यों ना कर जाऊँ। वो बात ख़त्म करते हुए बोला तो इमरान ने सर हाँ में ला दिया। इस मामले में क्या कह सकता था। ये इसके दोस्त का अपना ज़ाती फ़ैसला था और जागीरदार कभी अपने फैसलों से पीछे नहीं हटते। ये बात वो अच्छे तरीके से समझता था। मज़ीद कुछ देर के लिए इसके पास बैठकर वो चला गया, लेकिन जाने से पहले इसे अपनी शादी पर इनवाइट करके गया और ये भी कहा कि दोबारा इससे मिलने जल्द ही आएगा, जिस पर इसने खुले दिल से हाँ में सर हिला दिया। इसके जाने के बाद वो आराम करना चाहता था। यार क्यों आया है तू मुझे इस बोरिंग जगह पर? मैं वापस जाना चाहता हूँ। प्लीज़ जल्दी ख़त्म कर ये सब कुछ, वापस चलते हैं, एंजॉय करेंगे। इससे तो बेहतर होटल का रूम था। कहाँ आ गया मैं तेरे साथ, मुझे वापस जाना है। वो चेहरे पर बेजारियत से जाए हुए बोला। तुम फिक्र मत करो, बस थोड़ी देर में हम लोग वापस चलते हैं। बस मेहंदी की रस्म हो चुकी है। सच कहूँ तो मैं खुद बहुत ज़्यादा बोर हो गया हूँ। बस थोड़ी देर में तुम्हारे साथ ही चलूँगा, बस थोड़ी देर बर्दाश्त कर लो। वो सब देखते हुए आजी बड़े अंदाज में बोला तो कारिब ने सर हाँ में ला दिया और रखी कुर्सी पर बैठ गया। ना जाने कौन सा मनहूस वक्त था जब इसने आरिफ को अपने साथ आने की हामी भरी थी। अगर इसे अंदाज़ा होता कि ये सब कुछ इतना बोरिंग होगा तो यहाँ आने की गलती कभी ना करता, लेकिन अब तो वो गलती कर चुका था, इसीलिए खामोशी से इसके फ्री होने का इंतज़ार करने लगा। इसे गए हुए अभी थोड़ा ही वक्त गुजरा था
कि उसके सामने ही स्टेज पर दुल्हन के साथ बैठा फोटोग्राफर फोटोज बनवा रहा था जब अचानक कोई इसके सामने आकर रुका, जिससे इसका आरिफ को देखना मुश्किल हो गया। खैर, आरिफ कौन सा इसकी बीवी था जिसे देखना इसके लिए ज़रूरी था। किसी के सामने आकर खड़े होने पर वह चेहरा फेंक कर दूसरी जानिब देखने लगा जब अचानक सामने खड़ी लड़की के दुपट्टे पर लगा मोती इसकी गाड़ी की चाबी की चेन में बुरी तरह फंस गया। अपना दुपट्टा पीछे खींचने जाने के एहसास पर इसने फौरन मुड़कर देखा, लेकिन सामने बैठा लड़का अपनी चाबी में फंसने वाले इस मुसीबत को निकालने की भरपूर कोशिश कर रहा था। यकीनन ये सिर्फ इत्तेफाक था और ये लड़की भी समझ चुकी थी। इसने खुद आगे बढ़ते हुए अपना दुपट्टा निकालने की कोशिश की। आई एम सॉरी, वो माजरत करते हुए बोली जब कारण ने नजरें उठाकर उसकी तरफ देखा। इसके सामने एक बेहद खूबसूरत मासूम लड़की खड़ी थी। वो ना सिर्फ देखने में खूबसूरत थी बल्कि इसकी आवाज़ भी बेहद दिलकश थी। लेकिन यकीनन ये लड़की आरिफ के घर में से किसी से ताल्लुक़ रखती थी और ऐसा तो सवाल ही पैदा नहीं होता था कि वो अपने दोस्त के घर की इज्जत पर आंख नहीं उठाकर देखे। कोई बात नहीं, हो जाता है, आप इसे निकालने की कोशिश करें, वो अपनी चेन इसके हवाले करते हुए बोला। तो लड़की ने फ़ौरन इसके हाथ से गाड़ी की चाबी ले ली और खुद निकालने की कोशिश करती रही। काफ़ी देर बाद जाकर वो इस चेन से अपना दुपट्टा आज़ाद करने आने में कामयाब हुई। तभी तक इस माहौल से तंग आकर आरिफ जाने किस तरफ निकल चुका था। अरे ये किस तरफ चले गए? उन्होंने तो अपनी गाड़ी की चाबी भी नहीं ली मुझसे। शायद मुझे बाहर जाकर देखना चाहिए। नाजिया यार मेरी बात सुनो, अभी यहाँ जो लड़का बैठा था वो कौन था? इसकी चेन मेरे पास रह गई, मेरे दुपट्टे में फंस गई थी। हर तरफ से नाउम्मीद होते हुए इसने नाजिया को बताया था। वो लड़का जो अभी ब्लैक शर्ट में यहाँ बैठा हुआ था वो तो आरिफ भाई का दोस्त है, यहीं बाहर होगा। आरिफ भाई तो बिजी हैं, चलो आओ हम बाहर जाकर इसे वापस कर आते हैं। वैसे भी मैं ये थाल बाहर ही लेकर जाने वाली हूँ। वो थाल उठाते हुए कहने लगी तो हूर भी इसके साथ हाँ में सर हिलाती हुई बाहर आ गई। लेकिन बाहर आने के बाद भी इन्हें वो लड़का कहीं भी नजर नहीं आया तो वो मायूस होकर वापस लौट आई। अंदर आके इसने सबसे पहले आरिफ भाई को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन आरिफ भी ना मिला। गाड़ी की चाबी तो मेरे पास है, वो लोग कहीं पर भी नहीं कैसे जा सकते हैं। हूर काफ़ी परेशान थी क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही पता चला था कि आरिफ अपने दोस्त के साथ इसी के होटल जा चुका है, लेकिन गाड़ी की चाबी इस वक्त इसके पास थी, इसलिए वो ज़्यादा कंफ्यूज थी कि वो कैसे वापस जा सकता है। अरे बेटा, ये अमीर लोग इनके अपने ही अंदाज होते हैं। हो सकता है इसके पास 2 चाबियाँ हो, मुझे तो नहीं पता। ये सब कुछ तुम ही देख लो, हो सकता है यहीं कहीं बाहर हो। अगर हुए तो दे देना, मैं ज़रा लड़कियों को देखूं। पता नहीं इन्हें फूल लाने के लिए कहा था, कहाँ रह गई। आंटी से देखते हुए अंदर चली गई, जबकि इसका जो इरादा था चाबियां इन्हें पकड़ा देने का ना दे सकी। चलो आओ, मैं तुम्हें जल्दी से घर वापस छोड़ आऊँ, देर हो रही है। इससे पहले कि मामी जान तुम्हें लेने के लिए खुद यहाँ आ पहुँचे, तुम्हें छोड़ना बेस्ट आइडिया है। वो इसका हाथ थामते से बाहर लेकर जाने लगी। ये दोनों ने जैसे ही गेट पर कदम रखा, पीछे से आंटी की आवाज़ आई और आवाज़ के साथ एक और काम भी आ गया। यार ये अम्मी बिना लगता है आज मेरी जान नहीं छोड़ने वाली। सुबह से काम करवा रही हैं, मेरी कमर तोड़ दी। तुम बाहर इंतज़ार करो, मैं 1 मिनट में आती हूँ। वह वापस पीछे की तरफ मुड़ते हुए से वहीं रुकने का कहकर अंदर चली गई। बहुत लोग अंदर आ जा रहे थे, इसलिए वह एक साइड पर होकर कहने लगी जब अचानक खड़ी होने लगी जब अचानक इसकी नज़र ब्लैक सूट वाले आदमी पर पड़ी। वो तेज़ी से कदम उठाती हुई इस तक आई ताकि इसकी चाबी से वापस कर सके। एक्सक्यूज़ मी, कहाँ चले गए थे आप? मैं कब से आपको तलाश कर रही थी। आपकी चाबी वही अंदर छूट गई थी या शायद आपने खुद ही छोड़ ली थी। ये ले आपकी चाबी, शायद आपको इसकी ज़रूरत हो। वो चाबी इसकी तरफ बढ़ाते हुए बोली। इतने ड्रामे क्यों कर रही हो तुम? शक्ल से तुम बेवकूफ़ तो नहीं लगती। तुम्हें लगता है अगर ये चाबी मेरे लिए अहम होती तो मैं इसे यूं ही फेंक कर आ जाता? वो उसे देखते हुए सवाल करने लगा। इसका अंदाज कुछ अलग सा था। वो शायद नोट कर चुकी थी कि वह नशे में है, इसलिए इस इंसान के सामने रुकना मुनासिब नहीं समझा, बल्कि चाबी इसके पास खड़ी गाड़ी पर रख दी और वहाँ से तेज़ी से निकलने लगी जब अचानक कारी साहब ने इसका हाथ पकड़ लिया। अरे डार्लिंग, तुम बुरा मान गई। मैं तो बस ये कह रहा था कि तुम्हें ड्रामे करने की ज़रूरत नहीं। अगर तुम मेरे साथ अपना वक्त गुजारना चाहती हो तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। वैसे भी तुम काफ़ी खूबसूरत हो, मेरी रात अच्छी गुजर जाएगी। आज रात ज़्यादा बोर नहीं होऊंगा मैं। वो इसका हाथ थामते हुए अपने साथ लेकर जाने लगा, जबकि इसकी घटिया बात सुनकर फ़ौरन हूर का दिमाग
पूरी तरह से आउट हुआ था, जिसका जवाब इसने मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मार कर दिया था। इस गाड़ी के पास कोई भी नहीं था, जिसकी वजह से कोई भी इसकी तरफ मुतवज्जा नहीं था, लेकिन इस धमाके की गूंज कारिब शाह ने अपने दिमाग के अंदर तक सुनी थी। वो गुस्से से इसे घूर रहा था, जबकि इसकी कलाई अब तक इसके मजबूत हाथ में थी। हाथ छोड़ो मेरा गलीज इंसान, इससे पहले कि मैं दूसरा गाल भी सुझा दूं। अपनी तरह 2 टके की औरत समझ रखा है क्या तुमने मुझे? तुम जैसों को सीधा करना मुझे अच्छे तरीके से आता है। हाथ छोड़ो और यह चिल्ला कर पूरे मोहल्ले को इकट्ठा कर लूंगी। कारिब शाह की इस हरकत ने इसे बहुत ज़्यादा खौफजदा कर दिया था, लेकिन इस सिचुएशन में वो डर कर पीछे नहीं हट सकती थी। ये इसकी इज्जत का सवाल था। इसके अचानक हाथ खींचने पर कारिब के हाथ से इसका हाथ निकल गया। वो नफरत से सामने वाले को देख रही थी, जो आंखों में बेतहाशा गुस्सा लिए इसे घूर रहा था। जब हूर को अपने पीछे से आवाज़ सुनाई दी, हूर तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? और यार जल्दी चलो, तुम्हारी मम्मी जान इंतज़ार कर रही होंगी। इससे पहले कि कोई तमाशा बन जाए, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। बुशरा की आवाज़ पर फौरन इसे नज़रअंदाज करती आगे बढ़ गई, जबकि कारिब शाह की नज़रों ने दूर तक इसका पीछा किया। कारिब शाह गुस्से से पागल हो रहा था। इस लड़की की इतने औकात कि इसने मुझ पर हाथ उठाया। इसका दिल चाहा वो इसी वक्त इस लड़की की औकात याद दिला दे, लेकिन वो अपने दोस्त की बरादरी में किसी किस्म का कोई तमाशा नहीं करना चाहता था। कब से खुद ही इसके पीछे पड़ी हुई थी, इसे ठीक ठाक लगी तो कह दिया। एक रात गुजारने का इसका ये मतलब तो ना था कि वो लड़की इसे अपने औकात दिखा दे। बहुत गलत किया तुमने, ये बहुत ज़्यादा गलत। तुम्हें अंदाज़ा तक नहीं कि तुमने किसके मुंह पर तमाचा मारा है। कारिब शाह तुम्हारी हस्ती हिला देगा। अब तुम मेरे कहने से बच कर दिखाओ। इस थप्पड़ की गूंज का हिसाब तो तुम्हें देना होगा। तुम जो भी हो, कारिब शाह से पंगा लेकर तुम खुद मेरी निगाहों में आई हो। ये थप्पड़ तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। वो गुस्से से पागल होता, टेबल पर पड़ी शीशे की बोतल अपने मुंह से लगाता। ना जाने क्या सोच रहा था कि इसकी निगाहों में अजीब सी वहशत थी। वो हूर को जान से मार देना चाहता था, इसे दुनिया से गायब कर देना चाहता था, इसकी हस्ती को मिटा देना चाहता था। कारिब यार क्या हो गया? तुम वहाँ से यूं अचानक क्यों चले आए? तुम इतनी ज़्यादा क्यों पी रहे हो? खैर तो है ना, बताओ तो सही आखिर हुआ क्या है? इतनी बेचैनी किस बात की है? इसके अचानक वापस चले आने पर और यहाँ गुस्से में आकर इतने ज़्यादा शराब पीने को यकीनन कोई ना कोई वजह तो ज़रूर होगी। और ऊपर से इसकी खाला ने इसे बताया था कि इसका दोस्त बहुत गुस्से में वापस गया है। इसे तब भी समझ आ गया था कि कुछ ना कुछ ज़रूर हुआ है, वरना कारिब शाह कम अज़ कम इससे इन्फॉर्म तो ज़रूर करता। मैं जान ले लूँगा इसकी, मैं जान ले लूँगा। इसने मुझ पर हाथ उठाया, कारिब शाह पर हाथ उठाया, जागीरदार कारिब शाह पर। वो मुझे जानती नहीं, मैं इसकी दुनिया हिला दूंगा। वो गुस्से से दाड़ा था। हाथ में पकड़ी बोतल बेहद गुस्से से ज़मीन पर दे मारी थी। इसके अंदाज आरिफ को भी डरा कर 2 कदम पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। कंट्रोल मेरे यार, क्या हो गया है तुझे? इस तरह से रिएक्ट क्यों कर रहा है? किसने तुझ पर हाथ उठाया? मुझे बता, मैं खुद मामला निपटा लूँगा। तू परेशान मत हो, मैं कोई ना कोई हाल निकाल लूँगा। तू बता तो सही कि किसने तुझ पर हाथ उठाया। आरिफ ने इसे संभालता हुआ दोबारा बेड पर बिठाकर पूछने लगा। मैं नहीं जानता इस 2 कौड़ी की लड़की का नाम। मेरे पीछे पड़ी हुई थी इससे शादी। मैं पहले आकर दुपट्टा फंसा लिया, फिर मेरी चाबी वापस करने के लिए मेरे पास आ गई। मैंने कहा ठीक है, मेरे साथ फ्री होने की कोशिश कर रही है। ओके, अच्छी खासी खूबसूरत दिख रही है। मैंने कहा चलो वक्त गुजार लेते हैं। मैं बाहर गया तो पीछे पीछे थोड़ी देर बाद बाहर आ गए, लेकिन जब रात गुजारने की कीमत पूछी तो मुंह पर थप्पड़ मार दे मारा। इतनी पाकीज़ा बीबी बनने के ड्रामे कर रही थी, इसलिए तो मैंने औकात दिखाऊंगा। क्या लगता है इसे कि कारिब शाह ये तमाचा भूल जाएगा? नो आरिफ, कभी नहीं। मैं इसे बताऊंगा कि इसने किससे पंगा लिया है। मुझे इसकी सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। तुम्हारी कज़न के साथ घूम रही थी। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो तुम्हारे रिश्तेदार है या नहीं, लेकिन एक बात याद रखना, इसने कारिब के मुंह पर तमाचा दे मारा है। खुद मुझसे दुश्मनी मोल लिया और अब इसका इंजाम भुगतना पड़ेगा। तुम मेरा साथ दो या ना दो, लेकिन इस लड़की को मैं हरगिज़ नहीं छोड़ूंगा। याद रखना, इसकी आंखों में आंखें डालकर इससे हरा दूंगा। जिस पर आरिफ ने सर हाँ में हिला दिया। हाँ, हम ये सारी बातें बाद में करेंगे। तुम यहाँ बैठो, इस वक्त बहुत ज़्यादा नशे में हो। तुम्हारी हालत बहुत ख़राब है। मेरे ख्याल में अभी के लिए तुम्हें आराम करना चाहिए। वो इसे बेड पर लेटाता हुआ समझाने लगा। तभी तो मैं अब इसकी ख़राब करूँगा। आरिफ, इसको बताऊँगा कि कारिब शाह कौन है और इसने किससे पंगा लिया है। इसे कितना महंगा पड़ेगा ये।
थप्पड़। वो नहीं जानता था कि इस वक्त कारब किसके बारे में बात कर रहा है। अगर वो लड़की इसकी कज़न के साथ घूम रही थी तो यकीनन इसकी कोई दोस्त ही होगी, और यकीनन वो इस नवाबजादे को बिल्कुल नहीं जानती, इसीलिए इसने इसके साथ इतना बड़ा पंगा ले लिया था। और अब यहाँ कारब शाह गुस्से से पागल हो रहा था। इसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। जितनी ज़्यादा शराब इस वक्त इसने पी रखी थी, मुमकिन था कि सुबह तक वो सारा किस्सा भूल जाता, और अगर ऐसा हो जाता तो अच्छा ही था, वरना ये सारी चीज़ें इसके लिए काफ़ी बड़ा मसला बन सकती थी। वो इसे छोड़कर वापस कमरे से बाहर आया। इरादा इस लड़की के बारे में जानने का था। पता नहीं कौन थी जिसने अपनी मौत को खुद अपने हाथों से तैयार किया था। अगर तो वो इसके ख़ानदान से बाहर की कोई लड़की थी तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, लेकिन अगर इसके ख़ानदान की कोई लड़की थी तो फिर इसके लिए भी मसला बन सकती थी। वो अपने और कारब की दोस्ती पर किसी तरह की कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसीलिए कारब से पहले खुद सब कुछ चेक करना चाहता था। वो घर वापस आई तब भी इसे बेहद गुस्सा था। अजीब इंसान था, वो इसकी मदद करने के लिए वहाँ गई थी और वो फजूल इंसान इसके सामने अजीब किस्म की बातें कर रहा था। ऐसे जलील लोगों के मुंह नहीं लगना चाहिए, घटिया बेगैरत आदमी। वो तो खुदा का शुक्र है कि इसको ऐसी घटिया गुफ्तगू करते किसी ने देखा नहीं, वरना क्या इज्जत रह जाती मेरी पूरे मोहल्ले में। मामी जान तो मेरा जीना हराम कर देती। वो तो खुदा का शुक्र है बुशराबाद में वहाँ आ गई, अगर वो पहले वहाँ आती तो ना जाने क्या होता। अच्छा सबक सिखाया मैंने से, थप्पड़ के ही काबिल था। दिल चाह रहा था दूसरा गाल भी सुझा दूं। बेगैरत आदमी। शक्ल से तो अच्छा खासा शरीफ घर का लड़का लग रहा था, लेकिन हरकतें तौबा तौबा। अल्लाह जी, आप ऐसे इंसानों को दुनिया में पैदा ही क्यों करते हैं? ये जीने के काबिल ही नहीं होते। मेरा बस चले तो मैं इसे खुद अपने हाथों से जान से मार दूं। घटिया इंसान। इसकी हरकत से इसका खून खोल उठा था। इसका बस नहीं चाह रहा था वो कुछ कर बैठे। इस तरह के होते हैं पढ़े लिखे जाहिल, बात करने की तमीज़ नहीं और सूट बूट पहनकर अपने आप को पढ़ा लिखा इंसान जाहिर करते हैं। ऐसे लोगों को तो जेल में बंद कर देना चाहिए। वो चारपाई पर पड़ी मुसलसल करवट बदलते हुए खुद से मगन थी। क्या मसला है लड़की, क्यों बार बार चारपाई हिला रही हो? सोने दो मुझे। पास दूसरी चारपाई पर लेटी मामी की छोटी बेटी इसकी बेचैनी पर अचानक से उठकर बोली तो वो खुद भी पहले तो बुखला गई। क्या वो इतना ज़्यादा सोच रही थी इस आदमी के बारे में? हाँ शायद। इससे पहले इस तरह का कोई वाक़या इसके साथ हुआ भी तो नहीं था। इस जैसी लड़की के लिए इस तरह की चीज़ बिल्कुल नहीं थी। सॉरी, दरअसल मैं अपने काम के बारे में सोच रही थी, इसलिए थोड़ा परेशान थी। अच्छा तुम सो जाओ, अब नहीं करूँगी। वो माजरत करते हुए इससे सोने का कहते खुद भी आराम से बिस्तर पर लेट गई। अब इसने इस आदमी के बारे में सोचने की गलती नहीं की थी। अगर इज्जत को ख़तरा हो तो ना तो सुकून की नींद आती है और ना ही चैन मिलता है। इससे भी नहीं मिल रहा था। बार बार एक ही बात सोची जा रही थी, कहीं इस लड़के से बात करते हुए इसे किसी ने देख तो नहीं लिया। अगर इसने इसके सामने इतनी बेगैरती से अपनी औकात दिखाई थी तो यकीनन किसी और को भी दिखाई होगी, और महफिल में बहुत सारे लोग इस आदमी की हकीकत से भी वाकिफ़ होंगे। कहीं मामी को ये बात पता ना चल जाए। अगर मामी को इस बात की भनक भी लग गई तो वो इसका जीना हराम कर देंगे। इन्हें तो वैसे भी बहाना चाहिए होता था इसकी ज़ात उछालने का। या अल्लाह मेरी मदद कीजिए, ये बात कभी ना निकले। अगर किसी को पता चल गई ही तो आप जानते हैं ना क्या होगा। मामू तो पहले ही मेरे हक में आवाज़ नहीं उठाते। अगर इस तरह का कोई मामला हो गया तो कहीं मैं इस छत से भी महरूम ना हो जाऊं। वो दिल ही दिल में अल्लाह ताला से मुखातिब अपने हक में दुआ मांगने लगी। उठ जा बेगैरत लड़की, कहाँ मर गई? उठ कर बाहर दफा हो। आज मैं तुझे जान से मार दूंगी, अपने हाथों से तेरी कब्र खोद दूंगी, तुझे इसमें दफना दूंगी। हूर की आंख खुली तो मामी की ऊंची आवाज़ इसका दिल दहलाने लगी। यकीनन रात वाला किस्सा इन्हें पता चल गया होगा। या अल्लाह रहम, अब मेरी इज्जत का मुहाफिज तू है। वो जल्दी से तो दुपट्टा लेती ही तेज़ी से बाहर निकली थी। जी मामी क्या हो गया? वो उसके सामने खड़े होकर सवाल करने लगी जबकि बेहद गुस्से में से देख रही थी। मुझे पूछ रही है क्या हुआ? दोपहर तक सूरज चढ़ते हुए सो रही है, फिर तुझे यूनिवर्सिटी में जाना होगा, पढ़ना होता है। हमारे सीनों पर मूंग डलती रहती है। सारी जिंदगी जा कर बर्तन धो, सुबह से रो रो कर मेरी बेटी का बुरा हाल हो गया है और तू बिस्तर पर पड़ी बिस्तर तोड़ रही है। उन्होंने इसका ध्यान आयमा की तरफ दिलाया जो बुरी तरह से बैठी रो रही थी। या अल्लाह क्या हो गया, क्यों रो रही हो? इसे बुरी तरह रोते हुए देखकर इसके पास आकर बैठी, जबकि वो मजीद रोते हुए इसकी तरफ से चेहरा फेर गई। अरे होना क्या है? लग गई तेरी बद्दुआ, तेरी काली नज़र टूट गया मेरी बेटी का रिश्ता, हो गए हम बर्बाद। जब तक तेरी मनहूसियत इस घर में रहेगी मेरी बेटियां किसी अच्छी जगह नहीं जा सकती। इन लोगों ने कहा है अगर खून का रिश्ता देना है तो दो, हमें आयमा का रिश्ता नहीं चाहिए।
लेकिन मैं पूछती हूँ उसे क्या ज़रूरत थी बताने की कि घर के सारे काम हूर लैन करती है, खाना भी वही बनाती है। तो क्या कहती, मैं बार बार पूछ रहा था कि तुम्हें क्या बनाना आता है, कौन से काम आते हैं। मैंने भी साफ साफ बोल दिया कि मुझे कोई काम नहीं आता और घर के सारे काम हूर करती है। खाना भी इस दिन इसी ने बनाया था। बेगैरत आदमी आगे से कहता है तो फिर शादी मैं हूर से ही कर लेता हूँ, और बेहतर है तुम घर के काम काज सीख लो। सारी जिंदगी तुम्हें बाहर के होटलों से तो मैं खिलाने से रहा, इतनी दौलत इतना पैसा क्या कब्र में लेकर जाएगा। वो बेहद गुस्से से चिल्लाते हुए बोली। इसके चिल्लाने पर, इसके अंदाज गुफ्तगू पर हूर को सिर्फ तरस आया था। काश वो इसकी गलती निकाल कर बता देती कि वो कहाँ गलत है, लेकिन इसे इतना हक ही कहाँ दिया गया था कि वो तो क्या यहाँ बैठी हमारी खबरें लेती रहती है। जाकर बर्तन दो, सुबह के पड़े हैं, किसी को होश नहीं है, सुबह से सोई पड़ी है। मामी एक बार फिर इसे सुनाने लगी। वो बिना कुछ भी बोले इनके करीब से उठकर किचन में चली गई। आज इतवार था। इतवार के दिन बच्चे सारे ही घर पर हुआ करते थे। मामी को सुबह सवेरे उठने की आदत तो ना थी और ना ही आयमा कभी सुबह सवेरे उठती थी। कल रात को अपने मंगेतर के साथ डिनर करने गई हुई थी। रात को वापसी पर काफ़ी देर हुई थी और फिर वो आकर सो गई। लेकिन सुबह सवेरे ही लोगों ने फ़ोन करके आयमा के रिश्ते के लिए इनकार कर दिया। आयमा जैसी लड़की इन्हें हरगिज़ नहीं चाहिए थी। वो लोग ऐसी लड़की चाहते थे जो इनका घर संभाल सके, इनके बेटे की ज़िंदगी खुशहाल बना दे। पहले तो उन्हें यही लगा था कि आयमा घर के काम काज कर लेती है और काफ़ी सलीका मन लड़की है, लेकिन इसे तो ठीक से चाय बनानी भी नहीं आती और ऐसी लड़की को अपने बेटे के लिए नहीं चाहिए चाहते थे। उन्होंने सुबह सुबह फ़ोन करके रिश्ते के लिए इनकार कर दिया, जबकि हूर को अपना डर खाए जा रहा था कि कहीं रात वाली बात किसी को पता न चल जाए। लेकिन खुदा का शुक्र है इस बारे में कोई बात नहीं हुई। आयमा का रिश्ता एक मसला बना हुआ था जिसकी वजह से सब लोग ही परेशान थे, और अब भी मम्मी अपनी बेटी को समझाने की बजाय से यही कह रही थी कि इतनी खूबसूरत है, तुझे कोई और मिल जाएगा जो शहजादियों की तरह रखेगा। काश के वो इन्हें ये बता पाती कि शहजादियों को भी शहजादियों के दिलों पर राज करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। घर के काम काज तो हर लड़की करती है, इसमें कोई नौकरानियों जैसा काम नहीं था जिसे करने में शर्म महसूस की जाए। क्या नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता तो बहुत ज़्यादा मसला हो जाएगा। तुम सारी इन्फॉर्मेशन लेकर मुझे खबर दो। वो आज अपने ऑफिस में एक बहुत ही ज़रूरी मीटिंग के लिए आए थे। आज बहुत बड़ी कंपनी के लिए इनके साथ इनकी मीटिंग थी। वो काफ़ी अरसे से एक ज़मीन के पीछे पड़े हुए थे जो इनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकती थी, लेकिन इनके साथ साथ और बहुत से लोग इस ज़मीन के तलबगार थे। जहांगीर साहब चाहते थे कि वो इस ज़मीन को हासिल कर लें, लेकिन दूसरी तरफ से सिकंदर शाह की नज़र भी इसी ज़मीन पर थी। आज इस ज़मीन की बोली लगाई जाने वाली थी और वो चाहते थे कि हर हाल में इस ज़मीन को हासिल कर लें। लेकिन यहाँ आने के बाद इन्हें पता चला कि इस ज़मीन को हासिल करने की तमन्ना सिकंदर शाह भी रखता है, जिसके लिए वो काफ़ी परेशान हो गए थे। सिकंदर शाह हारने के लिए तो कभी भी तैयार नहीं होगा। यकीनन वो इस ज़मीन को हासिल करने के लिए कोई भी बोली लगाने के लिए तैयार हो जाएगा। नहीं सर, ये खबर पक्की है। सिकंदर शाह यहाँ मौजूद है और उसकी नज़र ज़मीन पर है। सर, मेरे ख्याल में हमें किसी और ज़मीन की सोच लेना चाहिए। हम क्यों बेकार में सिकंदर शाह से पंगा लें? आप तो जानते ही हैं ना कि वो हारता नहीं है और ना ही कभी पीछे हटता है। इसका सेक्रेटरी से मशवरा देने लगा तो जहांगीर साहब को गुस्सा आने लगा। अपना मुंह बंद रखो, तुम होते कौन हो इस तरह से बात करने वाले? तुम्हें लगता है कि मैं सिकंदर शाह से हार जाऊंगा? तो ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। अगर सिकंदर शाह हारने के लिए तैयार नहीं तो पीछे मैं भी नहीं हटूंगा। मुझे ये ज़मीन चाहिए, हर हाल में चाहिए। वो गुस्से से कहते अंदर चले गए, जहाँ थोड़ी देर बाद बोली लगने वाली थी। इन्हें अंदर आता देखकर सिकंदर शाह के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। इन्हें सबसे ज़्यादा मज़ा जहांगीर को हराने में आता था। जहांगीर बिना इनकी जानब देखे अपनी मखसूस कुर्सी पर बैठे और बोली शुरू होने वाली का इंतज़ार करने लगे। हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सब जो जानते हैं, आज यहाँ पर एक ज़मीन की बोली लगाई जाने वाली है। ये ज़मीन बेहद फ़ायदेमंद है, जिसके लिए बहुत सारे लोग इस ज़मीन को हासिल करने के लिए आए हैं। इस ज़मीन के फ़ायदे बताकर मैं आप लोगों का कीमती वक्त हरगिज़ ज़ाया नहीं करूँगा। तो चलें ज़मीन की बोली शुरू करते हैं। इस ज़मीन की बोली राव साहब 45 करोड़ से शुरू करने के लिए रजामंद हैं। अब इस ज़मीन की कीमत को 4 चांद आप लोग लगाएंगे। वहाँ खड़ा लड़का अपनी बात मुकम्मल करता बाकी सारा काम सामने बैठे लोगों पर छोड़ चुका था। हर कोई अपनी हैसियत के मुताबिक ज़मीन की बोली लगाने में मसरूफ़ था। यह सिलसिला 1 घंटे तक चलता रहा। हर कोई अपनी हैसियत के मुताबिक ज़मीन को अपनी कीमत दे रहा था, जबकि सिकंदर साहब और जहांगीर साहब खामोशी से बैठे सिर्फ इन सब लोगों की बातें सुन रहे थे।
बोली 80 करोड़ तक जा पहुंची थी और सेठ रऊफ साहब अपनी ज़मीन की इस बोली पर काफ़ी ज़्यादा खुश थे। शायद इन्हें ये कीमत मंजूर थी, लेकिन सिकंदर साहब और जहांगीर साहब चुप थे। जहांगीर साहब जानते थे कि सिकंदर इनके बोलने का इंतज़ार कर रहे हैं और ये ज़मीन हासिल करना चाहते थे, लेकिन सबसे अहम था एक दूसरे को हराना। जहांगीर साहब को कदम आगे बढ़ाने पड़े और इन्होंने 80 करोड़ से ज़्यादा किया इस ज़मीन के लिए बोली लगाई। तो सिकंदर साहब फ़ौरन बोले 90 करोड़, 100 करोड़, 1 2 10 करोड़। कीमत बढ़ती चली जा रही थी। जहांगीर साहब हारने को बिल्कुल तैयार नहीं थे। इस बार सिकंदर साहब मुस्कुराते हुए खामोश हो गए, क्योंकि जहांगीर साहब ने ज़मीन की कीमत लगाई थी 15 करोड़। जहांगीर साहब को यकीन नहीं आ रहा था कि सिकंदर वाकई खामोश हो चुका है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि इसने बोली आगे नहीं बढ़ाई। मुबारक हो जहांगीर साहब, 115 करोड़ की बोली के बाद ये ज़मीन आपकी हुई। आप यहाँ आकर इन कागजात पर दस्तखत कर दें, ताकि खड़े लड़के ने इन्हें पुकारते हुए कहा, जबकि हैरानी से इन्हें देखते हुए एक नज़र सिकंदर शाह पर डालकर ऊपर चले गए। इन्हें खुशी थी कि वो ये ज़मीन हासिल कर चुके हैं। सर, आप तो ये ज़मीन हासिल करना चाहते थे, फिर आप 115 करोड़ पर क्यों रुक गए? सिकंदर का सेक्रेटरी बाहर खड़े होते हुए इससे पूछने लगा। मैं औकात देखकर कीमत लगाता हूँ शफीक, और मेरी नज़र में इस ज़मीन की कीमत इतनी नहीं थी, और इस कीमत में इस ज़मीन को हासिल करने वाला मेरी नज़र में बेवकूफ़ है। जहांगीर ने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। ये इसकी बेवकूफ़ी है कि इसने इतनी ज़्यादा रकम इस ज़मीन को हासिल करने में लगा दी। सही कहती है दुनिया, दुश्मनी में इंसान अकल और शऊर खो देता है, जिस तरह से जहांगीर ने गोद खो दिया है। इसे मेरी तरफ से मुबारकबाद देना और एक गुलदस्ता भेज देना। मैं ज़रा फ़ोन करूं इस रहीम को भी, इसकी भी ये खबर लेता हूं कि सिकंदर साहब बाहर जाते हुए अपनी सेक्रेटरी को ऑर्डर देकर रहे थे, जबकि इनके पीछे पीछे चलता वो इनकी बाहर बात पर यस सर की गर्दान करता हलकान हो रहा था। सर, आपको नहीं लगता कि इस ज़मीन की कीमत इतनी ज़्यादा नहीं थी जितनी आपने ख़रीदी है? सिकंदर साहब के साथ आपका मुकाबला है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप खुद इतना बड़ा नुकसान उठाएंगे। मेरे ख्याल से आपने बहुत गलत किया। 115 करोड़ ऐसा अमाउंट नहीं जिसे यूं ही रातों रात दे दिया जाए। ये ज़मीन तो मेरे ख्याल में 70 करोड़ की भी नहीं थी। पहले आपको खामोश देखकर मुझे यही लगा कि आपको ये बोली कुछ ख़ास पसंद नहीं आ रही, लेकिन जब आपने इसकी कीमत लगाई तो मुझे बहुत अफसोस हुआ। आपके एक्सपीरियंस पर मतलब एक छोटी सी जीत के लिए आप अपना इतना बड़ा नुकसान कर बैठे हैं। इनके साथ बाहर निकलता दूसरी कंपनी का एक आदमी जो इनके साथ भी पार्टनरशिप कर रहा था, इन्हें समझाते हुए कहने लगा, मैं जानता हूँ मैंने बहुत गलत डील की है, लेकिन मैं क्या करता, सिकंदर को हराने का जुनून मुझे पागल कर देता है, सोचने समझने की सलाहियत ख़त्म कर देता है। कुछ भी सोच नहीं पाता, बस सिकंदर को हराने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ। मैं जानता हूँ ये ज़मीन इतनी महंगी नहीं थी जितनी मैंने ख़रीदी, इसकी कीमत हरगिज़ इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन शायद मुझे सिकंदर को हराने का जुनून एक दिन पागल कर देगा। अब नुकसान उठा चुका हूँ तो ज़रूर इस ज़मीन का भी कोई ना कोई हल निकाल लूँगा, मगर खुशी इसी बात की है कि अब सिकंदर शायद ज़मीन को हासिल नहीं कर पाएगा। वो मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गए थे। जब सब लोग इन्हें जीतने की मुबारकबाद देने लगे, सबको इनका फैसला बेवकूफ़ाना लगा था, लेकिन ज़्यादा किसी ने इस बारे में बात नहीं की थी। सिकंदर साहब तो जा चुके हैं, मेरे ख्याल में आपको मुबारकबाद देने के लिए भी यहाँ नहीं रुके। एक बिजनेसमैन ने दोस्ताना अंदाज में कंधे पर हाथ फैलाते हुए कहा तो वो फखरिया मुस्कुरा दिए। सिकंदर शाह अपने सामने हर किसी को कम समझता है, लेकिन अब इसे एहसास हो गया होगा कि ज़रूरी नहीं कि कम देखने वाले इससे कम हैं। खैर, पार्टी पर ज़रूर आएँ। 2 दिन बाद मेरी बेटी की सालगिरह है, मैं इस सिलसिले में एक पार्टी दे रहा हूँ। कार्ड तो पहुँच ही गया होगा आपको? जी बिल्कुल, कार्ड तो मुझे पहुंच ही गया है। दरअसल एक और पार्टी भी थी सिकंदर साहब के घर। इनका बेटा पाकिस्तान वापस आ गया है ना, तो वहां भी जाना है। शायद आपको भी इनवाइट किया होगा उन्होंने। मैंने देखते हुए बोले तो जहांगीर के चेहरे पर हैरानी छा गई। नहीं, इस बारे में तो मुझे कुछ भी नहीं पता। चलो मैं चलता हूँ, मुझे एक ज़रूरी काम से जाना है। वो कुछ सोचते हुए तेज़ी से वहाँ से बाहर निकले। इन्हें समझ नहीं आ रहा था वो क्या करें। दिलावर शाह का अचानक यहाँ आना कहीं इनके लिए कोई ख़तरा न बन जाए। दिलावर शाह इसे अपनी बेटी बचाने के लिए ही तो इस छोटी सी उम्र में इसकी मंगनी करवा रहे थे, लेकिन अभी इन्होंने और कोई फैसला नहीं किया था। इन्होंने जल्दी से अपना फ़ोन निकाला और अजद पर
अजद के नंबर पर फ़ोन किया। अस्सलाम वालेकुम चाचू, आज दिन में आपको मेरी याद कैसे आ गई? वो हमेशा की तरह खुशी इलाक लहजे में बोला। वालेकुम सलाम अजद, मेरी बात बहुत गौर से सुना और समझना। परसों तुम्हारी और शाम की मंगनी होने की जा रही है, लेकिन मैं चाहता हूँ ये मंगनी नहीं बल्कि निकाह हो। मतलब जो निकाह शाम के एग्ज़ाम्स के बाद होने वाला है वो मैं परसों करवाना चाहता हूँ। वो कुछ सोचते हुए बोला तो फ़ोन की दूसरी तरफ अजद परेशान हो गया। खैरियत तो है चाचू, आपने यूं ही अचानक फैसला क्यों किया? आप तो कोई कोई परेशानी है तो मुझे बताएं, लेकिन आपने तो पहले मंगनी का कहा था। यूं अचानक निकाह का फैसला कैसे कर लिया आपने? मैं जानता हूँ कुछ ना कुछ ज़रूर हुआ है, मुझसे कुछ भी मत छुपाइएगा। चाचू प्लीज़ मुझे बताएं, आपको क्या परेशानी है, क्या मसला हुआ? वो अपने चाचू को बचपन से अच्छी तरह से समझता था। वो जानता था कोई ना कोई मसला तो ज़रूर हुआ है, वरना चाचू इतना बड़ा फैसला यूं अचानक हरगिज़ ना करते। अभी थोड़ी देर पहले ही तो इसे पता चला था कि इसके चाचू इतनी बड़ी डील जीत चुके हैं। वो उनके घर आने पर इन्हें मुबारकबाद देने के बारे में सोच रहा था जब चाचू का फ़ोन आ गया। ज़रूर, लेकिन इसे हरगिज़ ये उम्मीद ना थी कि वो इस तरह से इसकी कोई बात करेंगे। वो पाकिस्तान आ गया है और मैं नहीं जानता कि इस तरह अचानक यहाँ आने की क्या वजह है, लेकिन मुझे यकीन है कि वो शाम को इतनी आसानी से किसी और से शादी नहीं करने देगा। मुझे पता है वो कोई ही ना कोई उल्टी सीधी हरकत ज़रूर करेगा, और मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी की ज़िंदगी में कुछ भी गलत हो। इसलिए मैं अब इसका निकाह करना चाहता हूँ, क्योंकि निकाह एक बहुत मजबूत ताल्लुक़ है। मंगनी से शायद मैं अपनी बेटी को महफूज नहीं कर पाऊँगा, इसीलिए मैं अब इसका निकाह करना चाहता हूँ। अगर तुम्हें कोई इतराज़ नहीं तो तुम मुझे बता सकते हो। अपनी बात मुकम्मल करते हुए वो उससे पूछने लगे। नहीं हरगिज़ नहीं चाचू, कैसी बातें कर रहे हैं आप? मुझे भला क्या एतराज़ होगा, बल्कि मुझे तो खुशी होगी कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपकी बेटी की हिफाजत कर सकता हूँ। यकीन करें मैं आपको कभी शर्मिंदा नहीं करूँगा, और आप निकाह की तैयारियाँ शुरू करवा दें। मुझे यकीन है शाम को भी कोई इतराज़ नहीं होगा, बल्कि इससे भी मैं खुद बात कर लूँगा। आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं, कोई मसला नहीं होगा। वह इन्हें यकीन दिलाते हुए फ़ोन बंद कर चुका था। शाम से इस बारे में खुद बात करना चाहता था, इसीलिए इसने गाड़ी इसके कॉलेज की जानिब मोड़ दी। सर, आप ज़लावर शाह की वापसी की तैयारियों में इतनी बड़ी पार्टी दे रहे हैं, जबकि आपको तो ये भी नहीं जानते कि वो पाकिस्तान कहाँ पर गए हैं, कहाँ रह रहे हैं। वो तो घर पर भी नहीं आए, अब इनकी नाम की पार्टी दे रहे हैं कि आपको यकीन है वो पार्टी तक घर वापस आ जाएंगे? इनका सेक्रेटरी इनके साथ गाड़ी में बैठते इनसे सवाल करने लगा। 2 दिन बाद इनके घर में एक बहुत ग्रैंड पार्टी हो रही थी, वो भी इनके बेटे के पाकिस्तान वापस आने की खुशी में, और ख़ुद भी नहीं जानते थे कि ज़लावर पाकिस्तान आकर कहाँ गया है। इनके सेक्रेटरी ने इन्हें यह खबर तो दे दी थी कि वह पाकिस्तान आ चुका है, लेकिन ना तो इसने खुद पाकिस्तान आकर फ़ोन किया था और ना ही इन्हें बताना ज़रूरी समझा था। वो पाकिस्तान आते ही ना जाने किस तरफ चला गया था। वो एयरपोर्ट पर भी 3-4 घंटे इसका इंतज़ार करते रहे, लेकिन उन्हें बाद में पता चला कि वो सुबह की फ़्लाइट से ही आ गया था। इन्हें अफसोस हुआ अपने बेटे पर, लेकिन वो क्या कर सकते थे। वो भी हक पर था, वो अपने बेटे को गलत तस्वर करने का सोच भी नहीं सकते थे। शफीक, मैंने तुम्हें क्या कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, कैसे भी तुम मेरे बेटे के बारे में पता लगाओ। तो फिर तुम बार बार मुझसे सवाल क्यों कर रहे हो? लग जाओ अपने काम पर। परसों मेरा बेटा मेरी पार्टी में आना चाहिए, और अगर वो नहीं आया तो तुम अपनी नौकरी से हाथ धो बैठोगे। वो उसे देखते हुए मुस्कुराकर बोले तो शफीक परेशान हो गया। सर, ये तो ज्यादती है, वो बेहद अफसोसदगी से बोला। तो सिकंदर शाह एक बार फिर मुस्कुरा दिए। शफीक, तुम अपनी नौकरी बस एक ही तरह से बचा सकते हो, अगर तुम परसों मेरे बेटे को घर ले आए, वरना अच्छा नहीं होगा तुम्हारे साथ। याद रखना, तुम एक बहुत अच्छे और काबिल वर्कर हो। मैं तुम्हें नौकरी से हरगिज़ नहीं निकालना चाहता, लेकिन मुझे मेरे बेटे को देखना है। इसके लिए तुम जो भी कर सकते हो तुम्हें करना होगा। इतनी जल्दी निकाह? मेरे ख्याल में हम जल्दबाजी से काम ले रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल कि इतनी जल्दी निकाह की रस्म अदा करनी चाहिए। जहांगीर भाई अभी शाम पढ़ाई कर रही है, इसकी पढ़ाई पर बुरा असर पड़ेगा। ठीक है, हम जल्दी ही निकाह का सोच रहे थे, लेकिन यूँ मंगनी से अचानक निकाह पर चले जाना किसी छोटी सी बात का तो नहीं है, और मेरे ख्याल में अभी ये शाम भी इसके लिए तैयार नहीं होगी। आसिया बेगम को थोड़ी देर पहले ही पता चला था कि जहांगीर साहब शाम की सालगिरह वाले दिन इसकी मंगनी नहीं बल्कि निकाह की रस्म अदा करना चाहते हैं। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, लेकिन मैं अपनी बेटी की ज़िंदगी पर किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहता। इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं जल्दी ही निकाह कर दूंगा, और रुखसती इसकी पढ़ाई के बाद। मैं सिर्फ अपनी बेटी को महफूज करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ वो वापस पाकिस्तान किस नीयत से आया है। मैं इसे इसके मकसद में कभी कामयाब नहीं होने दूंगा।
اور میں نے یہ فیصلہ بہت سوچ سمجھ کے کیا. مجھے یقین ہے آپ میرا ساتھ چھوڑیں گی. میں آپ کے ساتھ ہوں جہانگیر بھائی، آپ جیسا کہیں گے ویسا ہی ہوگا. میں شام کو اپنے گھر کی بہو بنانا چاہتی ہوں، بے شک آج بنے یا کل. میں تو اسی بات کو لے کر بے حد خوش ہوں. آپ نے مجھے اپنی بیٹی دے دی. باقی ایسے کم ظرف لوگوں کو اللہ پوچھے. آپ پریشان مت ہوں، اس مسئلے کا حل جلد ہی نکلے گا اور انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا. ابھی جا کر شام سے اس بارے میں بات کرتی ہوں. اسد خود بات کرنا چاہتا ہے لیکن میں نے منع کر دیا. مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا اس طرح اس کا بات کرنا، اس لیے میں نے سوچا میں خود ہی شام سے رامو اسکول سے اس بارے میں بات کرتی ہوں. ٹھیک ہے بھابھی، جیسا آپ بہتر سمجھے. میں نے کہا کہ تیاری شروع کرتا ہوں. وہ ان کے قریب سے اٹھتے ہوئے باہر چلے گئے، جبکہ آسیہ بیگم میں شام کے کمرے کی جانب چلی گئی تاکہ اسے نکاح کی خبر دے سکیں. ارے آئے نا بڑی امی، آپ وہاں کیوں کھڑی ہیں؟ آپ کو پتا ہے میری سالگرہ پر میری فرینڈز بھی آنے والی ہیں. بابا نے انہیں بھی انوائٹ کیا ہے. میں نے کسی کو نہیں بتایا کہ پرسوں میری سالگرہ پر میری منگنی ہونے والی ہے. یہ تو ان کے لیے ایک سرپرائز ہو جائے گا. سب شاکڈ ہو جائیں گے. بہت خوشی سے انہیں اپنے بارے میں بتانے لگی. جب آسیہ بیگم نے آہستہ سے اس کے گال چومتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام کر اسے بیڈ پر بٹھایا. بیٹے میرے ایک بات یاد رکھنا، تمہارے بابا تم سے بے حد محبت کرتے ہیں. انہوں نے ایک فیصلہ کیا ہے. پرسوں تمہاری منگنی نہیں بلکہ نکاح ہوگا. میں جانتی ہوں ان کے ہر فیصلے کی طرح تمہیں اس بات پر بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا، لیکن میں پھر بھی چاہتی ہوں تم خود اس بارے میں آ کر بتاؤ اور تم اپنے آپ کو ان سب کے لیے تیار کر لو. اب تمہاری منگنی نہیں بلکہ اسجد کے ساتھ نکاح ہوگا. ویسے منگنی اور نکاح میں بہت بڑا فرق ہے. ایک جائز رشتہ ہے اور دوسرے رشتے کو رشتوں میں شامل نہیں کیا جاتا. اس لیے ہم چاہتے ہیں ہم ایک ہی بار مضبوط اور جائز رشتہ بنائیں تاکہ اس بار کوئی اعتراض نہیں ہو. اور اس کا ہاتھ تھامتے اس کے سوال کر رہی تھی جس پر اس نے فوراً نام میں سر ہلا دیا. مجھے کوئی اعتراض نہیں، جیسا آپ لوگ بہتر سمجھے. میرے لیے میرے بابا کی خوشی اہمیت رکھتی ہے. نکاح ہو یا منگنی مجھے کوئی اعتراض نہیں. تو کچھ عرصے بعد نکاح ہونے ہی والا تھا تو کیا فرق پڑتا ہے کہ اگر نکاح پہلے ہو جائے. اگر آپ بابا کو بتا دیں مجھے کوئی اعتراض نہیں. آپ جیسا بہتر سمجھیں گے ویسا کریں. اس نے مسکراتے ہوئے کہا تو آسیہ بیگم نے خوشی سے اس کی پیشانی چومی. نہ جانے میں نے کون سا ایسے نیکی کا کام کیا ہے جس کے بدلے میں تم جیسی بہو مجھے مل رہی ہے. انہیں مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھ تھامے تو اس نے منہ بسورا. میں بہو نہیں بیٹی ہوں بڑی امی. ابھی نکاح ہوا نہیں اور آپ مجھے پرایا کر رہی ہیں. مجھے نہیں بننا آپ کی بہو. بیٹی ہوں، بیٹی ہی رہوں گی. وہ ان کے سینے سے لگتی ہوئی اداسی سے بولی تو تائی اماں مسکرا دی. ہاں میرا بچہ، تم میری بیٹی ہو، جان ہو میری. تم میرے بیٹے کی زندگی کی خوشیوں سے بھر دو گی، رنگوں سے بھر دو گی. مجھے یقین ہے وہ تمہیں بہت خوش رکھے گا، تمہاری ہر خواہش پوری کرے گا. بھروسہ کرنا میرے لیے آسان نہیں، اور پھر میری خواہش تو تم بھی تھی. کوئی اور اچھا ہی نہیں لگ سکتا تھا، لیکن میرے اللہ نے میرے دل کی بات میرے بیٹے کے دل میں بھی ڈال دی اور انہوں نے تمہارے بابا سے بات کی اور پھر اللہ کی طرف سے یہ معاملہ حل ہو گیا. کتنے خوش قسمت ہیں نا ہم لوگ. دل میں خواہش رکھتے ہیں اور اللہ اسے اتنی خوبصورتی سے پورا کر دیتا ہے کہ اسے اپنے سینے سے لگائے. وہ آہستہ آہستہ بول رہی تھی جبکہ وہ صرف مسکراتے ہوئے اس کی باتیں سن رہی تھی. وہ مزید اس بارے میں کچھ بھی سوچنا نہیں چاہتی تھی.